सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पीचेस हिंदी अनुवाद। भारत का नया इतिहास। आज हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस जगह पर हम अपनी आखिरी यूनियन भी बना ली है। इस जगह आज जो राजा लोग बैठे हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और बड़ी खुशी से मैं इन राजाओं की तारीफ़ करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। भारत नया इतिहास बनाने वाला है, बनाने चला है। आप लोगों को बहुत उदारता और बहुत दूरअंदेशी दिखाई देती है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भविष्य के लिए मैं आपसे मांगता हूँ कि भले बुरे जैसे भी हमारे लोग हैं उन्हीं के साथ हमें काम करना है। वो गलतियाँ भी करेंगे तो उससे आपको बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे अपने बच्चे के साथ हम उदारता का बर्ताव करते हैं, इसी तरह हमें इनसे भी करना चाहिए। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि राजाओं ने अगर बिगाड़ किया है, अगर बिगाड़ किया होता, अगर ऐसी कोई बात होती तो उससे हमको बहुत नुकसान हुआ होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और हमारे साथ रहे। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में और अपनी सत्ता की इच्छा से आप लोगों को सुपुर्द करने में उन्होंने जो बहादुरी और ईमानदारी दिखाई है, उसके लिए मैं आप सबको सोचने के लिए कहता हूँ। अब हम सोचें कि हमारा क्या कर्तव्य है। मैं हिंदुस्तान की रियासती प्रजा को कहना चाहता हूँ कि एक हाथ एक व्यक्ति से राज्य चलाना इस तरह से आसान है कि लेकिन पंचायत से हुकूमत चलाना, और वह भी पंचायत में जिन्होंने पहले कभी कोई राज नहीं किया है, बड़ा मुश्किल काम है। सब राजाओं से मेरी विनती है कि आप धीरज से अपनी जनता का साथ दें। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार हर जगह जहाँ जहाँ रियासतों की मिनिस्ट्री बनती है, कुछ सलाहकार एडवाइज़र रख देती है जो अनुभवी लोग हैं। हम कहते हैं कि भाई इन लोगों की सलाह से आप चलो, यदि कोई मुसीबत आए तो हमारे पास आ जाओ। उसमें भी कई मिनिस्टर लोग यह मानते हैं, यह मानने लग गए हैं कि हम ये कंट्रोल क्यों करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार का एडवाइज़र हमारे यहाँ क्यों रहे? ठीक है, आप हम पर कोई एडवाइज़र लादना नहीं चाहते, क्यों कि हमारे पास तो खुद ही बहुत कम अनुभवी अमलदार हैं। काम करने में होशियार लोग बहुत कम हैं। हम तो किसी तरह से इसके आपके ऊपर कोई अपना एडवाइज़र या सलाहकार नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारे पास लोग हैं ही नहीं। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि एक आध गलती की तो कोई बात नहीं, मगर आप अधिक गलतियां करेंगे तो आप तो गिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं गिरेंगे, अपनी यूनियन को भी आप गिरा जाएंगे। और अगर आप उसको गिराएंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही, आपको अधिक, आपसे अधिक आपके लोगों का, आपके मुल्क का नुकसान होगा। तो सारा हिंदुस्तान आज देख रहा है, बाहर के लोग देख रहे हैं कि यह जो रियासतों में रेवोल्यूशन, क्रांति, उसको अब हिंदुस्तान के लोग किस तरह से चलाएंगे। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सब लोग हमारा साथ देंगे और बड़ी जिम्मेदारी से काम करेंगे। भारी भागी जो भाग्यवश हमारे पास ये जिम्मेदारी आई है, हमें अपने साथ वाले ईस्टर्न पंजाब, पूर्वी पंजाब में हमारी हुकूमत है, वहाँ एक साल में 2 दफ़ा मिनिस्ट्री बदली और अब
कब तक शरारत करते रहेंगे? आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे कितने लोग मर गए, कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितनी हमारी भाई बहन बेटियां वहाँ मर गई, कितनों की इज्जत गई, कितनी लड़कियां प्रदेश में उड़ा ली गई। उसकी चोट तो हमारे दिल में लगी है। यह चोट रहते हुए भी इस तरह का बर्ताव करेंगे तो हम मुल्क की क्या सेवा कर सकते हैं? मैं तो चाहता हूं कि यहाँ जो मिनिस्ट्री बनती है उसमें पंजाब की मिनिस्ट्री के बीच पूरी मोहब्बत होनी चाहिए। दो हुकूमत एक दूसरे की मदद करने से ही अच्छे रहेंगे, दोनों को फ़ायदा होगा। असल में दो हुकूमतें एक ही हैं, अब दोनों ही हिंदुस्तान की सरहद पर बैठे हैं। अगर आप आपस में लड़ते हैं तो हमारा काम किस तरह से चलेगा? तो मैं इन सब बातों के लिए इधर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सरकार में ये आप लोग समझें कि आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। हमने ये यूनियन बनाने का काम तो कर लिया, लेकिन यह काम हमने इस उम्मीद से किया था कि आप इस तरह से चलेंगे जिससे आपकी भी इज्जत बढ़े और मुल्क की भी इज्जत बढ़े। राजाओं की तरफ से तो हमें सहयोग का हाथ मिल रहा है, अब आपकी तरफ से भी मैं आशा करता हूँ कि दिल की सफाई करके आपको हमारा साथ देना चाहिए। ना दोगे तो भविष्य की प्रजा आपको शाप देगी। इतिहास कहेगा कि इन लोगों को आज़ादी तो मिली, लेकिन नालायक निकले ये लोग। तो इस जगह पर आज हमें अपना दिल साफ करके ईश्वर को हाजिर नाजिर करके समझकर प्रतिज्ञा लेनी है कि हम मुल्क की सेवा के लिए एक होकर आगे चलेंगे ताकि सारा देश आगे बढ़े। हमने अगर ऐसा किया तो भविष्य में लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज लायक थे, काबिल थे। जिन राजाओं की उदारता शराफत से उन्होंने अपने अधिकार छोड़ दिए, भविष्य की प्रजा पर अभिमान, उनका अभिमान, वो उनका स्वाभिमान बना रहेगा। लोग उनको याद करते रहेंगे। राजा लोग भी यह अनुभव करेंगे कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। आज आपको एक और भी बात समझनी है, वह यह कि आज जो चीज़ बनेगी या कुछ दिन बाद जो मिनिस्ट्री बनेगी वह इंटरिम मिनिस्ट्री होगी। वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। भारत के सब नागरिकों को मताधिकार दिया जाएगा और इसके बाद नया चुनाव होगा। वह चुनाव हमने जल्दी से जल्दी कराना है। उस चुनाव में जो पार्टी जीतेगी उसका जो लीडर होगा वह आपका मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज तो हमारे पास वैसा कोई साधन नहीं है। आज जबकि आदमी चुनना है तो वह बड़ा बोझ है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर उसको लोग कहने लगेंगे कि इसने तो सरकार के साथ ही दिया है और महाराजा ने ही इसको हम पर डाल दिया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लाद दिया है। हम ऐसा नहीं कहलाना चाहते। आपको हम पूरा मौका देना चाहते हैं। आप 1 हफ्ता ले लो, 2 हफ्ता ले लो, पर उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मुझे आशा है कि आप जल्दी से जल्दी यह काम ख़त्म कर देंगे। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी इज़्ज़त है और हमारी भी भलाई है और हमारी भी इज़्ज़त है। अब मैं हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई की बात करता हूँ। आपने जो प्रेम पूर्वक मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो मान पत्र आपने मुझे दिया है उसके बारे में मैं आपका
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस समय मैं जो एक प्रकार से संकोच या एक प्रकार से एम्बैरेसमेंट अनुभव करता हूँ, वैसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि इस तरह से दिल्ली में ही मेरा स्वागत करना चाहिए। इस तरह से मानपत्र देना कहाँ उचित है, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, शंकाशील हूँ। और मेरे सब साथी यहाँ बैठे हैं, खुद हमारे गवर्नर जनरल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं। उनके सामने आप लोग मुझे अलग करके इस प्रकार मानपत्र देते हैं, तो आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए एक प्रकार की ऐसी बात है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 6 महीने से देश बंधु जी हमारे पीछे लगे थे, दिल में चंद और निवासी भी हमारे पीछे लगे थे। मैं टालता रहा, लेकिन मैंने समझ लिया कि इन लोगों के दिल में एक ही ख्याल है। ये सोचते हैं मेरे साथी तो ज़्यादा साल तक काम करने वाले हैं, लेकिन मैं तो ज़्यादा साल तक नहीं रहने वाला हूँ। मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है, क्योंकि एक तो मेरा स्वास्थ्य को बड़ी ठोकर लगी है और उसमें मैं बहुत मुसीबत में से उठा हूँ। मेरा इस दुनिया में रहना एक प्रकार का अनुचित ही है, क्योंकि गांधी जी के साथ मेरा जीवन भर का साथ रहा। मेरा उनका एक प्रकार का वायदा था, कॉल था कि हम एक साथ जाना चाहते हैं, और मैं पीछे रह गया उनका मुख देखकर, और कोशिश भी की, लेकिन मैं तो बच गया। अब जो कुछ बचा है, मेरी आयु के थोड़े दिन जो हैं, और मुझ में जो थोड़ी सी ताकत बाकी है, उसे काम को पूरा करने में लगाना चाहता हूँ जो गांधी जी ने छोड़ा था। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर गांधी जी जाते समय मुझसे कुछ भी कह सकते तो ये बात कहते कि तुम ठहर जाओ, मेरा काम पूरा करो। बहुत दफ़े हमारी और उनकी ऐसी बातें होती थी। बहुत दिन हम साथ रहे, अकेले लेकिन साथ रहे। एक दूसरे के दुख सुख में हमने बहुत हिस्सा लिया। इस प्रकार वह स्वप्न मुझ में अभी भी है, मेरे सामने है। मैं उनके लिए इस तरह चला जाना बहुत ही अच्छा मानता हूँ, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़े शर्म की बात है कि जिस तरीके से वो चले गए, और हम भी इसे इतने नालायक निकले कि उस तरह से उनको जाने दिया। हमने उसका काम भी पूरा नहीं किया। वह पूरा होता तो इस तरह का घृणित काम नहीं होता, या हमने उनकी पूरी रक्षा की होती तो भी ये बात ना होती। लेकिन दोनों में हम गाफिल रहे। अब उनके लिए अफसोस करना ही है, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। ये 3 अक्टूबर 1948, 3 अक्टूबर 1948 को नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में ये भाषण दिया गया था। अभी एक और, भारत पर ईश्वर की कृपा। अभी आपने जो मानपत्र मुझे दिया है, उसमें मेरी जो तारीफ की है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं उसके 2 हिस्से करता हूँ। एक तो मेरे गवर्नमेंट में आने से पहले का समय, जब मैं भारत की आज़ादी का लड़ाई का एक सिपाही था। तब युद्ध के समय जितने मौके आए, उन सब में सिपाहियों के साथ मैंने भी जो कुछ मुझसे बन पड़ा, मुझसे हो सका करने का प्रयास किया। लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि हमारे देश में सैकड़ों ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने स्वाधीनता के युद्ध में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, अपनी जान तक दे दी थी। उन सबको हम भूलेंगे? कभी नहीं। वे सब कहाँ गए? कच्ची उम्र में अपने कुटुंब और संसार को छोड़कर चले गए,
वे हंसते चेहरे वाले नौजवान चले गए। उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी की। उनको कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, कोई मानपत्र नहीं मिला। असल में अगर किसी को भी मानपत्र देना उचित है तो वह उन्हीं को दिया जाना चाहिए। अगर मैं भी मानपत्र ले सकता तो उन्हीं के नाम से ले सकता हूँ। हाँ, आप लोगों ने बारदोली की घटना में जिसका जिक्र किया, उस समय तो हर मौके पर गांधी जी मेरे साथ थे। मुझ पर उनकी निगरानी रहती थी। वह देख रहे थे कि मैं किसी गलत रास्ते पे ना चलूं। उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त था। हर काम में उनका साथ रहा। जब आखिरी लड़ाई हुई, जिसमें करीब करीब 3 साल लगातार अहमदनगर के किले में रहना पड़ा, तब तक मेरे साथ हर मौके पर मेरे महादेव देसाई मेरे भाई थे। वह गांधी जी के संदेश को घोल घोल कर पी गए थे। तब मुझे बड़ी आसानी रहती थी, बहुत निश्चिंत था। मुझे यकीन था कि कोई गलती नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गांधी जी के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। इस तरह से मेरा काम चलता था। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट में आया, तब तक महादेव भाई तो चले गए, लेकिन गांधी जी के साथ बातचीत करने का समय मिलना कठिन हो गया, क्योंकि मैं अपना काम छोड़ नहीं सकता था। बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन समय निकलता भी नहीं था। काम भी इस प्रकार का था जो काम हमारे लिए एकदम नया था। बहुत सी मुसीबतें थी। ऐसा मौका आया जब दिल्ली शहर में ऐसी हालत हो गई कि हम बड़े परेशान हो गए। दिल्ली के वो काले दिन चले गए। पर जब मैं ख्याल करता हूँ तो यही मालूम होता है कि यदि खुदा की मेहरबानी ना होती, भगवान अगर हम पे कृपा नहीं करते, तो हिंदुस्तान बच नहीं सकता था। और आज अगर हम गिर नहीं गए तो उसकी वजह यही है कि ईश्वर की कृपा हम पर है। नहीं तो वह ऐसा मौका था कि हम डूब जाने वाले थे, लेकिन बच गए। अब हम सब को एक प्रकार का तजुर्बा हो गया। अब हम समझ गए कि हिंदुस्तान हम सबका है और सबको इधर ही रहना है। सबको हिंदुस्तान की बशिंदे बनना है और आपस में मिलजुल जुल कर रहना है। आज से 6 महीने पहले जब मुझे कहा गया कि हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तब मैंने कहा था, भाई आज तो हमारी हालत भी ऐसी नहीं है, और जब तक हैदराबाद का झगड़ा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम मानपत्र या स्वागत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जब तक हमारे एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, हम मानपत्र की बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से ऐसी हालत हो गई है कि हम सारे हिंदुस्तान में कभी भी किसी प्रकार का कौमी बखेड़ा होने का अंदेशा नहीं दिखाई देता है। अंदेशा नहीं रह गया है, और उन झगड़ों के लिए कोई वजह भी बाकी नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं जो कुछ हो गया वह तो हो गया। कोई बुरा माने या भला माने, लेकिन वह तो अब ख़त्म हो गया। अब हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हो गए हैं। अगर हमारे दिल में कोई चोरी होती, कोई अंदेशा होता, कोई या हमारी नीयत ठीक ना होती, तो हम कभी वह चीज़ कबूल ना करते। अब राज़ी खुशी हमने वो मान लिया है। राज़ी खुशी का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हमको यह चीज़ पसंद है। टुकड़े करने की बातें हमें बिल्कुल नापसंद हैं, लेकिन हमने यह समझ लिया कि यदि हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं तो मुल्क के 2 तो क्या सैकड़ों टुकड़े होने वाले हैं। इस बात को कबूल करने का मुझे कोई पश्चाताप नहीं। हैदराबाद के साथ यथास्थित करार, हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वह ठीक किया। सब स्टेटों के साथ
सब प्रिंसों के साथ हमने वायदा किया था कि भाई किसी प्रिंस या किसी राजा का हम अलग फैसला नहीं करना चाहते, हम सबका एक ही साथ एक ही तरह से फैसला करेंगे। लेकिन हैदराबाद के लिए हमने अलग समझौता किया। पहले उसने 2 महीने की मोहलत मांगी, हमने 15 अगस्त 1947 के बाद 2 महीने दिए। 15 अगस्त 47 के पहले जब सब प्रिंसेस को भारत में मिल गए थे, केवल जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद ये 3 रह गए थे। जूनागढ़ तो हमने एक छोटी सी चीज़ थी, खामखा किसी ने उसको गलत सलाह दे दी और वो फंस गया। लेकिन हैदराबाद का किस्सा बड़ी चीज़ थी। हमारे उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से बढ़कर निज़ाम का पक्का और कोई अच्छा साथी नहीं था, इसका मैं साक्षी हूँ। उन्होंने निज़ाम को समझाने की बहुत कोशिश की। निज़ाम ने 2 महीने की मोहलत मांगी। निज़ाम के एडवाइज़र माउंट साहब ने भी कहा कि 2 महीने की मोहलत और दे दो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने कहा कि 2 महीने की इस नई मोहलत में वे निज़ाम को समझा देंगे। उनका जो कुछ करना था वह हमने उन्हें करने दिया। इसका मतलब यह नहीं कि निज़ाम के साथ अंग्रेज़ लोगों का एक प्रकार से जो संबंध था वो शायद उनका लिहाज था, नहीं। इसलिए जहाँ तक वो करना चाहते थे हमने उन्हें करने दिया। 2 महीने के बाद अपना एक समझौता बनाया सब स्टेटों के साथ। जो समझौता था उससे यह समझौता थोड़ा अलग था। इसका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। यह 1 साल के लिए किया गया। उसमें हमने बहुत सी छूट छाट दे दी। हमारे गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब और मार्कटन साहब दोनों ने कहा कि हम कोशिश करके 1 साल के भीतर बहुत जल्दी उनको समझा दे देंगे। लेकिन हैदराबाद हिंदुस्तान से अलग नहीं रह सकता और सब स्टेटों के और सब राजाओं के ने जो कुछ किया उसे भी उसी प्रकार करना होगा। तो हमारे और उनके बीच ऐसा फैसला हुआ और हमने कहा ठीक है, स्टैंड स्टिल समझौते पर हम दस्तखत करने की आखिरी दिन था। उस दिन हैदराबाद की ओर से दस्तखत करने वाले 3 आदमी थे, निज़ाम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नवाब छतारी और उनका दूसरा मार्कटन साहब और सुल्तान अहमद। तीनों को वहाँ हैदराबाद में घेर लिया गया और निकलने ही नहीं दिया। आखिर तीनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इन तीनों ने हम लोगों को आकर यह रिपोर्ट दी कि हम तो समझौता करना चाहते थे लेकिन हमारी वहाँ चलती नहीं। इस पर दूसरी गवर्नमेंट बना दी गई। अब प्राइम मिनिस्टर लायक अली साहब बैठ गए। मैंने उस समय कहा था कि उन लोगों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करने चाहिए, लेकिन हमारे गवर्नर जनरल साहब थे और मार्कटन साहब उस समय यही कहते थे कि वो ऐसा करना हमें आपको कर लेना चाहिए और मैं भी मान गया। मैंने कहा था ये गलती होगी, क्योंकि इस प्रकार ज़बरदस्ती करके एक गवर्नमेंट को हटाना और उसके साथ समझौता करना बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन तब दोनों ने कहा हम इनको समझा देंगे, तब हमने भी मान लिया। लेकिन लायक अली ने एक और तो दस्तखत किए और दूसरी ओर वे पाकिस्तान के साथ अपने 20 करोड़ रुपए के लोन की बातचीत चला रहा था। हमसे यह बात छिपाई गई। उसके बाद एक एक करके जो काम उसने किए उनके सब का बयान हम एक वाइट पेपर पर निकालेंगे और बताएंगे।
वह सब बातें सुनकर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं होगी जिसने इतनी ढीली रस्सी छोड़ी, जिससे कि जितने की हमने उनको मौका दिया। कम से कम अंग्रेज़ तो कभी ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार की कार्रवाई हैदराबाद में हुई, वहाँ जितनी लूटपाट, अत्याचार और स्त्रियों पर बलात्कार हुआ, उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं कि हम क्यों इस खतरे में पड़े। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमानों में फिसाद हो, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश हमने की, उतना ही उन लोगों ने समझाया कि ये उन लोगों ने समझा कि ये कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं और इनसे कुछ होने वाला नहीं है। वे समझे कि हम लड़ नहीं सकते। हमने बार बार कहा कि भाई, जो हाल जूनागढ़ का हुआ वैसा तुम्हारा हाल भी होगा, लेकिन वे हंसते थे। अब हम क्या करते? अब आखिर कोई उपाय बाकी नहीं रहा, तो हमने नोटिस दे दिया। उसके बाद जो काम हुआ वे आपने देख लिया। हैदराबाद की पुलिस इकायन को दुनिया में गलत रूप से पेश करने की कोशिश उन्होंने की। हैदराबाद में भी गलतफहमी फैलाने की कोशिश की। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जा रहे हैं। आशा है कि उनकी सच्चाई और काबिलियत से सब गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं ऐसा है जो अपने दिल से यह समझता है कि हमने हैदराबाद के साथ कोई बुराई की। अब जब यह कहा जाता है कि हमने आक्रमण किया, तो यह समझ में नहीं आता कि हमने किसके ऊपर आक्रमण किया। हिंदुस्तान ने अपने एक ही हिस्से पर, जो हमारा अपना ही हिस्सा है, जहां हमारे अपने ही लोग रहते हैं, उस पर आक्रमण कैसा? उसका मायना तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन कई लोग ये समझना ही नहीं चाहते। ईश्वर की बड़ी दया हुई कि सारा काम पूरा हो गया और ठीक ठाक हो गया।